अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आपके लेक्चर के लिए एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत। मुझे एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था। चूँकि हम अभी अपनी एकेडमी के रनिंग स्टार्ट में हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ अप टू मैट्रिक, बल्कि हो सकता है अप टू एफएससी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीडियोज़ आप तक पहुंचाएं, अपलोड करें। बहरहाल ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था बच्चे का कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, कि मुसावात को किस तरह मुतवाज़िन करना है, मुसावात को मुतवाज़िन करना। बैलेंसिंग इक्वेशंस, सबसे पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि मुसावात है क्या। हमारा जो है ना वे ऑफ टीचिंग है वो ट्रेडिशनल है, रिवायती है। तो सबसे पहले ये कि मुसावात हर एक फील्ड की, हर एक फील्ड ऑफ स्टडी की जो है ना कुछ ख़ास इस्तिलाहात होती हैं जिसे सिर्फ उसी यानी फील्ड के अंदर समझा जा सकता है। तो केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री बुनियादी तौर पर क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस या साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये केमिस्ट्री है। यानी कीमियाई अवामिल का मुतालिया जो होता है ना, वो केमिस्ट्री कहलाता है। कीमियाई अवामिल का मुतालिया केमिस्ट्री कहलाता है। कीमियाई अवामिल में एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर जो है ना कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स का आपस में रिएक्शन, और फिर नई चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए, इक्वेशन जो इस्तेमाल होती है, टर्म इक्वेशन या मुसावात, तो उसका मतलब होता है कि एक केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल अमल को हम किस तरह इस अंदाज में पेश करें कि उसके दाएं और बाएं तरफ जो हमारे अनासिर या फिर कंपाउंड हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे हो जाएं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होगी? मुसावात को मुतवाज़िन करना। कि एक इक्वेशन होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगा जो रिटन फॉर्म में होगा। और आपको मैं एक बताऊं कि केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हिस्सा लेती हैं वो रिएक्टेंट्स या मुतअम्मिलात कहलाते हैं, और रिएक्शन के बाद जो चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट्स या यूँ समझ लो कि हासिलात कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स या हासिलात। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस बात का तयन करना बहुत ही मुश्किल होता है कि जो रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, क्या इनके नतीजे में मुतवक्के प्रोडक्ट्स हमें हासिल होंगी। कुछ होती हैं जो है ना रिएक्शन जो होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, हमें पता होता है कि ये चीज़ें हम डाल रहे हैं और इसके नतीजे में ये चीज़ें बनेंगी। ये श्योर शॉट होता है। श्योर शॉट असल केमिकल में बहुत ही कम होता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनका प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें हम तवक्को कर रहे होते हैं उनके बरक्स चीज़ें बनती हैं जिन्हें बाई प्रोडक्ट्स कहा जाता है, या ज़मीनी पैदावार। एक तो वो चीज़ जो हम मुतामिलात को रिएक्ट करा के, उनका आपस में अमल करा के हासिलात या प्रोडक्ट की सूरत में हासिल करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमें ज़रूरत नहीं होती जिनकी, वो वैसे ही रिएक्शन के दौरान बन जाती है, उन्हें बाई प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अब मुसावत का क्या मतलब है जी? अनासिर की तादाद को साइन ऑफ एरो के लेफ़्ट साइड और साइन ऑफ एरो के राइट साइड एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बराबर करना। अनासिर की तादाद को मुसावात के दाएं और बाएं जाने बराबर करने के अमल को बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है केमिस्ट्री की ज़बान में। वैसे मुसावात बराबरी को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अनासिर हमारे राइट साइड की तरफ हैं या जो अनासिर लेफ़्ट साइड की तरफ है वो रिएक्टेंट्स होते हैं केमिस्ट्री की ज़बान में, और जो चीज़ें उनसे बनती हैं वो प्रोडक्ट्स होती हैं या हासिलात होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि रिएक्शन में डिटर्मिनेशन बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद शॉर्ट शॉट होते हैं जिनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके नतीजे में ये चीज़ें बनेगी। तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ ये कुछ मैंने इक्वेशन दे दी हैं
ये इक्वेशन वहाँ एग्जामिनेशन में कोई भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखी है आ सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश किया कि इन्हीं में से ही तकरीबन कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगी, कुछ ना कुछ तो इनमें से ज़रूर आ ही जाएंगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक दो और भी एक्सरसाइज हम करा लेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं जी, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है जी, ये है हमारे पास रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हैं जी, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन O2, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन O2 जी। अब ये रिएक्ट दो चीज़ें, रिएक्टेंट्स दो हैं और इसके नतीजे में जो चीज़ हासिल होगी वो प्रोडक्ट्स होगी। अब प्रोडक्ट्स जो होगी वो है जी एल्युमिनियम Al2O3, ठीक है जी, Al2O3। अच्छा जी, Al2O3। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ना, इसका एक ही एटम जो है ना रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के दो एटम के साथ। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बना है, यहाँ पे एल्युमिनियम के दो हो गए और ऑक्सीजन के तीन एटम। तो इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इस तरफ एल्युमिनियम के दो हैं, इस तरफ एक है, इस तरफ ऑक्सीजन के तीन है, यहाँ पे दो हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में ये होता है कि हम रिएक्टेंट्स जो है ना, उनमें जो अनासर हैं और वही प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, तो उनकी तादाद या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर करने हैं हमने। अब ये देखें, ये क्यों आया, दो क्यों आया, ये क्यों आया, इसके लिए आपको पहले जानना होगी इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, इसकी क्या है जी, इसकी। अब वो आप देखें कि एल्युमिनियम की जो है ये है जी Al2, ये +3 है, O2 इसको -3 कर लें, ये +3 कर लें, ये -2। तो अगर हम इसको देखें, फ्रीक्वेंसी को देखें, तो ये देखें जी अपनी वैलेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, वैलेंसी असल में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो एलिमेंट्स होता है वो अपने गिर्द, उसका जो मास होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द मुख्तलिफ जो है ना सर्कल बनाता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो लास्ट वाला शेल होता है, आखिर वाला, फर्ज कीजिए ये एक कोई भी एलिमेंट्स है, ये कोई भी एलिमेंट्स है, तो इसके बाहर इस तरह जो है ना शेल बनते हैं। जो लास्ट वाला शेल है, यूँ समझ लो, लास्ट वाले शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। तो एल्युमिनियम के आखिर में जो होते हैं ना, ये वाला, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल्युमिनियम के जो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर अपनी नेक्स्ट वाला शेल कंप्लीट कर लेता है, तो ये पॉजिटिव में आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो इसका मतलब है प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी, लिहाजा इस पर पॉजिटिव साइन होते, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ऑक्सीजन जो है ना, ये 2 शेल लेने की, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है। तो इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो ये इस तरह करते हैं, जो वैलेंसी है ये चेंज कर देते हैं। ये एल्युमिनियम की 2 बन गई जी, ये ऑक्सीजन की क्या बन गई, 3। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारे पास बन गया है। क्या बना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले अगर आपको रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट्स का फार्मूला याद नहीं होगा तो आप रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिएक्शन के लिए लाजमी है कि आपको रिएक्टेंट्स का फार्मूला भी आए और साथ ही क्या चीज़ बने उसका फार्मूला भी आए। तो अब हम यहाँ इसको बैलेंस करते हैं, चूँकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं।
यहाँ एल्युमिनियम का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं। तो हम करते ही ये हैं जी, जो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा कौन से हैं। इसमें देखें जी ऑक्सीजन के 3 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं। पहले हम ट्राई करते हैं इसी को बैलेंस करें। इसको किस तरह बैलेंस करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए या फिर ये 3 बन जाए। अगर हम इस तरह कर दें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूने ये क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ हमारे पास कितनी है 2, और अगर इसके साथ हम 3 लगा दें, 3 दूने 6, इसका मतलब है ऑक्सीजन के एलिमेंट हमारे पास 3 दूने 6 बराबर हो गए। अब चूंकि हमारे पास एल्युमिनियम बचे, एल्युमिनियम के 2 पहले हैं और 2 ये, 2 दूने 4। तो अगर यहाँ पे 4 लगा दें तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो जाएगी। इसमें जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे भी एल्युमिनियम के 4 हैं, 2 दूने 4 बन गए, यहाँ पे 3 दूने 6 हैं, और 2 ये 2 एल्युमिनियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ भी। जब एल्युमिनियम के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 दूने 4 बन जाएगा, 4 एल्युमिनियम के, और ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 दूने 6। तो इस तरह ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स have become equal on right side as well as on left side। ठीक है जी। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मीन मेकिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। मुसावात के दोनों तरफ अनासर की तादाद को बराबर करने के अमल को क्या कहते हैं जी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन या बैलेंसिंग इक्वेशन सिर्फ कहते हैं। और आगे देखें जी, हमारे पास ये एक कंपाउंड है जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन, इथेन और पेंटेन या पेंटेन वाला C3H8+O2, C3H8+O2। तो एक तो बन जाएगी जी CO2, ये क्या बन जाएगी जी CO2, और दूसरी जो होगी हमारे पास H2 जी। CO2 और H2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अगर आप उसको मल्टीप्लाई उसका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडाइज उसे कराएंगे, तो उसकी सूरत में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, याद रखें, उसकी सूरत में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और उसके नतीजे में पानी भी बनेगा। तो 2 रिएक्टेंट्स हैं और 2 प्रोडक्ट हमें मिल रही हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा किसके आएंगे। वो हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जहाँ 8 है, और इस तरफ देखें 2 है, इस तरफ देखें 2 है। इनका देखें एक कायदा कुलिया नहीं होता, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होता है कि ये 2 हैं हाइड्रोजन के, यहाँ 8 हैं। तो हमें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए। याद रखें कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है दोनों तरफ एलिमेंट्स के अनासर की तादाद को बराबर करना। और उस सूरत में हम ये करते हैं कि बाज़ दफ़ा उनसे पहले जो है ना कोई होल नंबर यानी मुकम्मल अदद लिख सकते हैं और लिख देते हैं। दूसरी सूरत में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं हमें कोई फ्रैक्शन या कसर की शक्ल में लेकर फिर किसी ऐसे अदद से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो कसर उड़ जाती है, पूरी इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे 2 है जी और इस तरफ 8 है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूने 8 हो गया जी। अब इसका मतलब हाइड्रोजन दोनों तरफ कंप्लीट है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ ऑक्सीजन के 1 है। तो ऑक्सीजन के 2 तो ये हैं जी और 4 ये हैं। कितने हो गए जी 6। ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 यहाँ और 4 यहाँ 6। तो हमारे पास इस तरफ है ऑक्सीजन के 2। तो कैसे मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूने 6 हो गए, 2 ये 4 ये 4 मल्टीप्लाई ऐसे भी हो रहा है ओ से भी हो रहा है। तो अब देखें कि ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गई। उसके बाद बचता है जी कार्बन। उसके बाद क्या बचता है जी कार्बन। अगर कार्बन यहाँ 3 है लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास 1 ही है, यहाँ क्या है 1 है। तो क्या इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें
तो ये देखें यहाँ तो 3 हो गया, यहाँ 3, और ऑक्सीजन के कितने बन गए? 3 दूने 6 और 4, 6 और 4 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है ना हमने 3 लगाया था, इसकी जगह 5 लगा। ऑक्सीजन बराबर करनी है, हमने क्या करनी है? ऑक्सीजन भी बराबर करनी है। तो अब देखें कार्बन के यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन के 4 दूने 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। और ये देखें आगे हमारे पास है जी, ये ऑक्सीजन के 2 तो ये है, 3 ही है, 3 दूने 6 और 4 10 हो गए, ये 4 वाले ये। तो अब ये 5 दूने 10, इसका मतलब ऑक्सीजन के भी 10 हो गए हैं। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। इस तरफ भी 3 कार्बन के, यहाँ भी 3 कार्बन के, हाइड्रोजन के 8, 4 दूने 8, 5 दूने 10, ऑक्सीजन के 10, 3 दूने 6 ऑक्सीजन के, ये हो गए 4 ये हैं, 6 4 10। तो हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई जी। आगे नेक्स्ट इक्वेशन देखें, ये हमारे पास है जी एल्युमिनियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखें, ये सोडियम ये वाला और ये वाला इस तरह, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड OH। एल्युमिनियम वैलेंसी मैंने आपको बताया था 3 है, और सोडियम नाइट्रेट प्लस Na2 NaNO3। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 है जी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इसके अलावा ये नाइट्रेट है, इसकी वैलेंसी देखें जी, इसकी वैलेंसी 1 है यहाँ, इसीलिए कुछ नहीं लिखा। तो इसकी भी वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, तो NaNO3। अब हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा किसके हैं। सबसे ज़्यादा देखें जी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ये कितने हैं जी? 3 थे 9। इसका मतलब है ऑक्सीजन के यहाँ 9 हैं और एक ये 10। ऑक्सीजन के 10 एलिमेंट्स हैं। हमने 10 एलिमेंट सबसे पहले याद रखें, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी मुकम्मल अदद से। अगर मुकम्मल अदद से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो पहले फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके फिर आपको मुकम्मल यानी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो सबसे अच्छा एक और शर्त, सबसे पहले जो ज़्यादा तादाद में एलिमेंट होगा, जिसकी तादाद बड़ी होगी, सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे हम। इस तरफ हमारे पास 3 थे 9 ऑक्सीजन के, 1 ऑक्सीजन का, ये 10 हो गए जी। और यहाँ देखें जी हमारे पास कितने हैं? ये 3 है जी, और यहाँ पे कितने हैं जी? पहले ही ऑलरेडी क्या है? हाँ तो देखें बच्चों, ये नेक्स्ट वाली हमारी इक्वेशन, ये 2 तो बैलेंस हो गई हैं। एल्युमिनियम नाइट्रेट है जी NaOH। अब ये दोनों एक साल्ट है और ये जो है ना बेस है। साल्ट और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक और बेस और साल्ट बना रहे हैं सोडियम नाइट्रेट का। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, 6 हो गए जी। एल्युमिनियम नाइट्रेट, हाँ जी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इस तरफ 3 थे 9 हैं और एक 10 हो गए जी। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसके अलावा इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर देखते हैं कि कहीं जाकर बनते हैं। अब देखें जी, इस तरफ देखें, हमारे पास 3 थी यहाँ 9 तो ये हो गए ऑक्सीजन के, और 3 ये हैं, 9 और 3 12। तो इस तरफ देखते हैं जी, हमारे पास ये 3 है और 3 थी 9, ये हो गए जी ऑक्सीजन के 3 12। इस तरफ भी ऑक्सीजन बराबर है और इस तरफ भी। अब देखते हैं उसके बाद जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके ज़्यादा हैं जी। अब सोडियम को देख ले, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, सोडियम भी बैलेंस हो गई। इसके बाद आप देखें नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के यहाँ भी 3, इसका मतलब नाइट्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, सोडियम का भी है। तो सोडियम के 3 इस तरफ और सोडियम के 3 इस तरफ। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट पे देखें जी, हमारे पास है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 3 है। ये
3 ऑक्सीजन का है और ये नाइट्रोजन का भी है, तो नाइट्रोजन के भी 3 है और इस तरफ भी नाइट्रोजन के 3। यहाँ पे अब हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई और सोडियम भी बैलेंस हो गई, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई, 3 इधर हैं 3 इस तरफ हैं। उसके बाद हमारे पास वाहिद एल्युमिनियम ही बचती है, एल्युमिनियम का एक इधर है, यहाँ पे एक है। तो उसके बाद है जी हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के यहाँ 3 है और यहाँ ये H यानी ये 3, ये 3 सोडियम का भी है, ऑक्सीजन का भी है, इसका भी है। तो ऑक्सीजन के 3 के 9 और ये 3 12 इस तरफ, 3 यहाँ है और 3 के 9 9 और 3 12 इस तरफ। तो हाइड्रोजन के भी हमारे पास ये 3 है और इस तरफ से भी 3 है। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब आगे देखें, पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास है जी, पोटाशियम नाइट्रेट। इसको जब हम हीट देंगे यानी इसको हीटिंग पर ये किस में तब्दील होता है जी, पोटाशियम नाइट्राइट KNO2 प्लस O2। पोटाशियम नाइट्राइट में, पोटाशियम नाइट्राइट में ये पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्राइट में और फिर इसके अलावा ऑक्सीजन। ये साइन ऑफ एरो ऊपर इंडिकेट करेगा कि ये ऑक्सीजन गैस की शक्ल में ये उड़ रही है। तो अब देखें इसमें सबसे ज़्यादा किसके हैं जी, इस तरफ ऑक्सीजन के 3 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 ये हैं 2 ये हैं, 4 हैं। तो अब क्या करें कि ऑक्सीजन के 4 हो जाए, इस तरफ भी इस तरफ भी या इस तरफ भी इस तरफ भी। हम अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 ने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूने 4 ऑक्सीजन के हो गए, 2 ऑक्सीजन के लिए 6 और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये कितने बन गए जी, 3 दूने 6, ऑक्सीजन के 6 हैं, नाइट्रोजन के क्या हैं जी, नाइट्रोजन के इधर 2 हैं इधर। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ अगर यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ से, तो अब क्या बनेगा, अब देखें पोटाशियम के 2, नाइट्रोजन के 2, यहाँ पे पोटाशियम के भी 2 और नाइट्रोजन के भी 2। तो ऑक्सीजन कितनी बनेगी, ऑक्सीजन के 2 ये हैं, 2 दूने 4, 2 4 6, तो 3 दूने 6। सबसे पहले हम उस एलिमेंट्स को देखेंगे जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 6 बनते हैं जी, 2 दूने 4, 4 और 2 6, इस तरफ 6 और यहाँ पे 3 दूने 6, ये भी बैलेंस हो गई ऑक्सीजन। और उस पर पोटाशियम के 2, इस तरफ भी 2, नाइट्रोजन के 2, इस तरफ भी 2। तो इसका मतलब इक्वेशन पूरी की पूरी ये बैलेंस हो गई। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं है कि इसका कोई मेथड या तरीक़ाकार है, हमने थोड़ी सी अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, सबसे पहले हमने उसे देखना है और जो राइट साइड की तरफ हैं उनको बराबर करना है। ये बराबर कैसे करना है इसका कोई फार्मूला नहीं है। आप चाहे MS या उससे आगे कहीं MPhil PhD कर लें तो कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसके थ्रू आप उस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए सारी इक्वेशन बैलेंस कर पाएँ। इसके लिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा कि हम कौन से होल नंबर लेकर, मुकम्मल आदाद लेकर उनसे मल्टीप्लाई करें कि उस एलिमेंट्स की तादाद, उस आंसर की तादाद लेफ्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ बराबर हो जाए। तो ये चौथी इक्वेशन भी बराबर होगी। आगे देखेंगे हमारे पास ऑक्सीजन है जी O2 और कार्बन डाइसल्फाइड CH2। ये क्या बनेगा जी, O2 और CH2 जी, CO2 बनेगी हमारे पास 100 और फिर जाहिर है ये CO2 बनेगी। तो यहाँ हमारे पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ें बनी हैं जी। ये एक कंपाउंड है जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़ुमरे में कुछ आता है क्योंकि इसमें कार्बन है लेकिन बाद इसे नहीं कहते। ये कार्बन CS यानी कार्बन डाइसल्फाइड, अलबत्ता कुछ में भी शायद इसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर न करते हूँ। बहरहाल कार्बन है क्योंकि इसमें। अब
ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया इसके साथ, तो दो तरह की हमारे इस रिएक्शन से गैसेज बनी हैं। क्या बनी है? गैसेज, CO2 और SO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन के दो, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ये बैलेंस है इक्वेशन। सबसे पहले वही तरीकाकार देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसकी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन इस तरफ भी दो हैं, इस तरफ भी दो है, चार। ऑक्सीजन के चार हैं, इस तरफ ऑक्सीजन की कितनी है? सिर्फ दो। इस तरफ ऑक्सीजन के सिर्फ दो हैं। अगर इसको दो के साथ मल्टीप्लाई करें, अब तो ये दो दूने चार, ये भी चार, ये भी चार। अब आगे देखें हमारे पास जी, अगर हम इसको दो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कार्बन तो है, ठीक है, इस तरफ भी एक है, इस तरफ भी एक है, और ऑक्सीजन ये चार को हो गए। लेकिन यहाँ सल्फर दो है, सल्फर क्या है? दो है, और यहाँ पे एक सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसके साथ भी दो दूने चार, तो अगर यहाँ पे दो दूने चार लगाया है तो अब ऑक्सीजन बढ़ गई है। जब ऑक्सीजन यहाँ पे चार है और यहाँ पे दो, छः हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ हम दो की बजाय अगर तीन लिख दें, पेपर पे ऐसे नहीं काटना, पेपर पे ध्यान देना है कि जब पेपर होगा तो वहाँ पे आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। बेहतर यही है कि एक रफ, हमारे यहाँ तो यही होता था कि एक रफ पेपर हम साथ रखते थे, उस पर जब सोल्यूशन लिख लेते थे तब वो इक्वेशन नीट करके लिखते थे। तो अब देखें यहाँ तीन दूने छः बन गए थी, ऑक्सीजन इस तरफ भी पूरी हो गई, और यहाँ दो ये हैं, दो दूने चार, इस तरफ भी पूरी हो गई। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो गई है। उसके बाद जो है जिस कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, और यहाँ पे सल्फर के दो हैं, यहाँ पे भी सल्फर के दो हैं, 2SO2। ऑक्सीजन के इस तरफ भी छः हो गए, इस तरफ भी छः, कार्बन इस तरफ भी एक, इस तरफ भी एक, और सल्फर इस तरफ भी दो, इस तरफ भी दो। तो ये भी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब देखें पोटेशियम क्लोरेट की, पोटेशियम क्लोरेट, हाँ, तो अब पोटेशियम क्लोराइड है जी, ये साइन ऑफ क्या है जी? साइन ऑफ डेल्टा का मतलब है हम इसको हीट दे रहे हैं। इसको क्या दे रहे हैं? हीट। तो ये KCl प्लस O2, KCl प्लस O2, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट दे रहे हैं कंपाउंड को, तो ये पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब देखें यहाँ नंबर ऑफ, क्या एक तरफ हमने ये कैसे करने हैं जी, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, और पोटेशियम इस तरफ भी एक है, इस तरफ भी एक, यहाँ क्लोराइड एक है, ठीक है, क्लोरीन एक है, तो इस तरफ भी एक है, KCl। तो इसका मतलब है कि ये हमें बराबर करने होंगे। ये किस तरह बराबर करें? इसको आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पोटेशियम के 2 हो गए, यहाँ पोटेशियम के 2, क्लोरीन के 2 हो गए, क्लोरीन के 2। तो अब ऑक्सीजन 3 × 2, 3 दूने 6, ऑक्सीजन के 6 इस तरफ हो गए, 3 दूने 6 इस तरफ हो गए, हमारी इक्वेशन बैलेंस है। हाँ, तो बच्चों ये 3 मज़ीद इक्वेशंस हैं, इनको देखें। सबसे पहले मैंने जिस तरह बताया कि आपको फार्मूला सही आना चाहिए, और इसके अलावा जो है ना, फार्मूले के अलावा कम बेश आपको रिएक्टेंट्स के फार्मूले और प्रोडक्ट्स, जो चीज़ हासिल हो रही है उसका रिएक्शन सही लिखना है। अगर आपने रिएक्शन गलत लिख दिया तो ये नामुमकिन है कि आपसे वो इक्वेशन बैलेंस हो। तो जब आप रिएक्टेंट्स जानते होंगे और उसके नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स जानते होंगे, तब आपको इजी हो जाएगा कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो आप देखिए यहाँ हमारे पास बेरियम फ्लोराइड है BaF2,
BaF2। वैसे फ्लोराइड की वैलेंसी एक होती है नेगेटिव, अगर वो इस तरफ आएगी तो एक हम लिखते नहीं हैं। और बेरियम की होती है जी 2 प्लस, तो इसको 2 लिख दे नीचे इसकी तरफ। ये आपको वैलेंसी रेडिकल्स हूँ, इसके अलावा जो है ना एलिमेंट्स हूँ, उनकी जो है ना रेडिकल्स क्या होते हैं जी, कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, यानी मतलब है कि अलामात का मजमुआ जो एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है वो रेडिकल कहलाता है। वो प्लस में हो सकता है, माइनस में भी। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर सिर्फ एलिमेंट है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल नहीं है। तो ये बेरियम फ्लोराइड है जी, बेरियम फ्लोराइड एक कंपाउंड है जी। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पोटाशियम फास्फेट के साथ। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि पोटाशियम की प्लस 1 है, और नीचे अगर नीचे 1 हो तो हम नीचे 1 नहीं लिखते, और फास्फेट की इसका मतलब है 3 है जो पोटाशियम के नीचे आया है। तो फास्फेट की -3 है जी, इसकी वैलेंसी -3 है, और इसकी जो है ना +1 है। तो जब वो ये वैलेंसी आप जो है ना क्रॉस मैचिंग करेंगे इसका इसके साथ, यानी दाएं तरफ हम क्या करते हैं जी, उस वैलेंसी को जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं, जो पहले वाला एलिमेंट्स होता है उसकी वैलेंसी देखें। इसके हमारे पास क्या है जी, ये प्लस है, और इसकी जो है ना जी -1 है, प्लस -1। इसकी जी क्या है हमारे पास, ये देखें इसकी जो होती है जी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी है जी, 3 है, +3। इसकी वैलेंसी +3। आगे सल्फेट की वैलेंसी जो है जी ये है -2, सल्फेट की -2। यहाँ वल्फ्राम है जी, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, और ये H2SO4। मेटल कोई भी एल्युमिनियम हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगा, एक तो हमारे पास साल्ट बनेगा जी, या सॉल्यूशन की शक्ल में होगा, दूसरी हाइड्रोजन गैस खारिज होगी उसके साथ। तो अब इसकी ये देखें अक्सर रिएक्ट प्लस इसको इसके साथ रिएक्ट कराएं, पोटाशियम फ्लोराइड बनेगा। और बेरियम को अगर फास्फेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये बनेगा जी बेरियम फास्फेट। तो बेरियम फास्फेट देखें जी BA, इसकी फास्फेट की वैलेंसी कितनी है जी, 3 है। आगे फास्फेट EO4, बेरियम की कितनी है जी, 2 है, तो इसका मतलब है इसकी भी 2 हो गई। अब आगे ये बना है जी हमारे पास KF, पोटाशियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड। ये 2 रिएक्टेंट्स इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, नतीजे में बने हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स, एक पोटाशियम फ्लोराइड और एक बेरियम फास्फेट। तो अब हम देखें इनके नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आंसर की या अनासर की तादाद हम क्या करते हैं जी, बराबर करते हैं। अब ये मैंने जस्ट आपको लेकर इसलिए दिया ताकि आपको समझ आए कि नीचे वाली ये जो वैलेंसी आई है किस तरह आई है। ये क्रॉस एक्सचेंजिंग ऑफ वैलेंसीज हुई है, इसके नीचे आ गया, इसकी एक हम लिखते नहीं है, वैसे जो दूसरा होता है वो वाला लिख देते हैं। तो ये जस्ट हमने आपको समझाने के लिए लिखी है ये बात, अदरवाइज ये आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है जी ये वल्फ्राम ऑक्साइड। ये वल्फ्राम एक मेटल है जी, वल्फ्राम ऑक्साइड इसके साथ क्या हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है और ये वल्फ्राम बन रही है जी, और फिर आगे बन रहा है जी पानी H2O। सबसे पहले इसी नीचे वाली इक्वेशन को देख लीजिए, थोड़ी सी आसान है। अब यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं जी, 3 हैं सबसे ज़्यादा जो है ना, तो इस तरफ ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। तो इसका मतलब है इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऑक्सीजन के यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3। वल्फ्राम इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है। अब ज़्यादा हो गई है किसकी तादाद, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की 3 दूने 6, यहाँ पे 2 है, इसके सामने 3 लगा देंगे, 3 दूने 6 हाइड्रोजन। अब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, 3 दूने 6 हाइड्रोजन, इस तरफ इधर भी 6, यहाँ वल्फ्राम 1, ऑक्सीजन के यहाँ भी 3 है
और यहाँ भी 3 है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6 बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन के 3 बन जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इंतहाई आसान, लेकिन तरीक़ाकार वही होगा कि आपको रिएक्टेंट्स याद करने होंगे, इनके फार्मूले और वैलेंसीज, और इस तरह प्रोडक्ट्स और उसकी वैलेंसी याद करना होगी। अगर ये याद नहीं होंगे तो किसी भी सूरत में इक्वेशन आपसे बैलेंस नहीं होगी। अब एल्युमिनियम को देखें जी, ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, ये सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगी। आगे मैंने आपको बताया था कि कोई मेटल हो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या, एक तो साल्ट बनाती है, चाहे सोल्यूशन में हो या सॉलिड में हो, और इसके अलावा दूसरा जो आता है उसमें से गैस खारिज होती है। तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा जी एक, एल्युमिनियम सल्फेट। अब देखें जी, सल्फेट की वैलेंसी जिस तरह मैंने आपको लेकर दी थी वो है जी 2, और आगे हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट SO4, इसकी 3 है जी, एल्युमिनियम की 3, सल्फेट की 2। एक जैसी वैलेंसीज होती हैं तो वो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर वैलेंसी वेरिएबल हों तो वो नीचे लिख दी जाती हैं। तो सल्फेट की वैलेंसी एल्युमिनियम के नीचे आ गई, एल्युमिनियम की वैलेंसी जो +3 थी वो इसके नीचे आ गई। तो अब आगे ज़ाहिर है हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। ये साइन ऑफ एरो इंडिकेट दैट द हाइड्रोजन इज इन अ फॉर्म ऑफ गैस एंड विच इज सोरिंग अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ उड़ रही है। ये साइन ऑफ एरो इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन इज गैस एंड इट इज सोरिंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रही है, उड़ रही है। तो अब देखें जी, इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे। 4 3 12 सबसे ज़्यादा हैं ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के सबसे पहले हम जो ज़्यादा हैं, बड़े हैं, वो ही बैलेंस करेंगे। 4 3 12। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं जी, 4 हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये 12 हो जाएं। ज़ाहिर है इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 हो जाएंगे। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4 3 12, ये हो गए। चलो, ये ऑक्सीजन पूरी हो गई। अब देखते हैं हमारे पास क्या हाइड्रोजन भी पूरी है। तो हाइड्रोजन हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 दूनी 6, इस तरफ 6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखें जी कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है जी, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6, यहाँ पे ये भी 6 हो गई। तो एल्युमिनियम बाकी बचती है, एल्युमिनियम इस तरफ 2 है जी, और यहाँ पे भी 2 है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एल्युमिनियम भी बराबर होगी। अब बचा क्या, सल्फर। तो सल्फर देखते हैं जी, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये सल्फर, ये SO4 होल थ्राइस, यानी एस की और यानी सल्फर की और ऑक्सीजन की, ये दोनों की वैलेंसी क्या है, 3 है। तो सल्फर के 3 यहाँ पे, ये वाले ऑक्सीजन के 3 4 3 12 हो गए। ऑक्सीजन के इस तरफ भी 12 और 4 3 12, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 12 हो गए। हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, इस तरफ भी 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के भी 6 कंप्लीट हो गए। 2 एल्युमिनियम के इस तरफ, एल्युमिनियम के Al2 यहाँ 2 इस तरफ। तो बाकी बताया एंड पे सल्फर, ये 3 जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सल्फर के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के 3 4 3 12 बनेगा, वो वाले ऑक्सीजन के 12 है। जब हाइड्रोजन के साथ हम मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6 बनेगा जी, ये 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के भी पूरा होगा। ये सल्फर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, और यहाँ पे ये वाला 3 सल्फर के साथ मल्टीप्लाई हो 3। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई जी आपकी। अब देखें लास्ट वाली इक्वेशन, बेरियम फ्लोराइड और पोटाशियम फास्फेट। बेरियम फ्लोराइड, पोटाशियम फास्फेट। बेरियम की क्या है जी वैलेंसी, इसकी है 2, वो हमने लिख दी है। और पोटाशियम की कितनी, फास्फेट की कितनी है जी, 3 है, वो नीचे लिखी है। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा किसके हैं जी। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 दूनी 8 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के अगर 8 हैं तो यहाँ पे क्या है जी, ऑक्सीजन के इस तरफ 4 हैं। तो इसका मतलब 8 बनाने चाहिए। 8 बनाने के लिए क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 हो गए, ठीक है। पोटाशियम के 3 दूनी 6 हैं, और यहाँ पे पोटाशियम के कितनी है, 1 है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, पोटाशियम के भी 6 हो गए।
अब देखते हैं ऑक्सीजन के बैलेंस हुआ है यदि 3 2 सारी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 4 दूने 8। तो इस तरफ देखते हैं 4 दूने 8। ये ऑक्सीजन के इस तरफ भी बैलेंस हो गए और इस तरफ भी बैलेंस हो गए। इसके बाद बचा पोटाशियम। तो पोटाशियम इस तरफ भी 3 दूने 6 है और इस तरफ भी 6 है। अब फ्लोराइड भी 6 है, ये 6 पोटाशियम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्लोराइड के साथ भी। तो अब यहाँ देखते हैं पोटाशियम 6 बनता है जी। अब पोटाशियम यहाँ देखें जी, ये क्या है पोटाशियम सॉरी इस तरफ 6 है और यहाँ 3 दूने 6 पोटाशियम इस तरफ। यहाँ फास्फेट 1 है और 2 है जी, सॉरी ये वाला 2 जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ भी और वो 4 के साथ भी। पोटाशियम के इस तरफ भी 2 हो गए जी और यहाँ पे ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है, 4 दूने 8 बनेंगे, पोटाशियम के लिए 2। इस तरफ भी पोटाशियम 2 है और इस तरफ भी पोटाशियम सॉरी पोटाशियम नहीं फास्फेट यानी फास्फेट PO4। अच्छा जी, इसको आप फास्फोरस कहेंगे, फास्फोरस PO ऑक्सीजन। तो फास्फोरस के इस तरफ की तरह 2 हो गए जी और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई इस फास्फोरस के साथ होंगे फास्फेट यानी पोटाशियम फास्फेट। तो पोटाशियम बैलेंस हो गई, फास्फोरस भी बैलेंस हो गई और इसके अलावा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। बेरियम के इस तरफ क्या है जी सिर्फ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। बेरियम के 3 हो गए यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और फ्लोराइड 3 दूने 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 और ये भी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बच्चों देखें ये 8 9 10 इक्वेशन थी और हमने बैलेंस की। इनका तरीक़ाकार कोई ख़ास नहीं है, इसके लिए आपको कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। और कॉमन सेंस के लिए कहते हैं कि कॉमन सेंस इज़ अ सेंस विच इज़ नॉट कॉमन अमंग दी कॉमन पीपल। कॉमन सेंस एक ऐसा सेंस होता है जो अक्सर लोगों में नहीं होता। तो आप कोशिश करें सबसे पहले फार्मूले याद करें, फार्मूले के बाद वैलेंसीज उनकी याद करें, रेडिकल्स याद करें, रेडिकल्स की वैलेंसीज याद करें और उसके बाद कंपाउंड जो हैं रिएक्टेंट्स उनके फार्मूले याद करें और फिर उनके नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स के फार्मूले याद करें, तब जाके आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आएगी। अगर आप सोचते हैं थोड़ा सा कोताही का मुजाहरा करते हैं, वैलेंसीज याद नहीं करते अनासिर की और इसके अलावा जो है ना कंपाउंड की या मालिक्यूलर वैलेंसी आप याद नहीं करते और इसके अलावा पूरी इक्वेशन का रिएक्शन याद नहीं करते, तो केमिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जिसमें आप आगे जाके अल्लाह न करे कि आपको नाकामी का सामना करना पड़े। तो इसलिए अभी कमर हिम्मत बांध लें, वैलेंसीज याद करें, फार्मूले याद करें, मालिक्यूलर फार्मूले, आयनिक फार्मूले, इसके अलावा रिएक्टेंट्स यानी कंपाउंड के फार्मूले याद करें और उनके बनने में नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट्स के फार्मूले आपको याद करने होंगे। जब ये सारा अमल आपको याद होगा तो उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। वैसे मेरा अपना तजरिया है, जिस तरह मैं पहले भी पढ़ाता रहा हूँ बच्चों को। अब सूरत हाल यह है कि कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ यानी दफ्तर की ओवर टाइमिंग की वजह से ज़्यादा वक्त हमारा दफ्तर में गुजर जाता है, कम ही टाइम मिलता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी एकेडमी स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज हो और इंशाल्लाह आपको मेयारी कंटेंट्स मिलेंगे और वो भी फ्री में। तो ये एक आपको बहुत बड़ी सहूलत हासिल होगी। आजकल नेट का दौर है, तो मेरा ख्याल है कि उससे कहीं टीचर के लिए बेहतर है कि वो घर घर जाए, यहाँ पे लेक्चर दिया, अपलोड किया, तो वो यूँ समझ लो आपका लेक्चर पूरे मुल्क में पहुँच गया, जो भी बच्चा चाहे। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना ऐसा है कि अगर उसको मुस्बत इस्तेमाल करें उसका, तो काफ़ी सारा इल्म है वहाँ पे। इसीलिए जिस तरह वो कहते हैं ना पुराने ज़माने में वो रहमहुल्लाह कि अल्लाह उस पर रहम करे, अगर किसी ने इल्मी खिदमत माजी में सरअंजाम दी हूँ उसका नाम अब भी रोशन हो। जिस तरह हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं, इब्न सीना गुजरा है, इसके अलावा मूसा खवाज़मी हैं, इस तरह
अलबेरूनी है, काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम तारीख ने अपने पन्नों में महफूज किया हुआ है। तो अगर आप जो है ना हासिल करना चाहते हैं, मुझ सारे का सारा इल्म आप चाहते हैं कि हमें आइंस्टाइन का इल्म भी मिल जाए, रिलेटिविटी ऑफ यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिल जाए, या E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये क्यों दी थी। आपको केमिस्ट्री का एक और चीज़ दिलचस्प बता दूं कि केमिस्ट्री में एक असूल होता है कि मास या मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हमारे उस्ताद मरहूम फरमाया करते, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, मुफ्ती रहमान शाह साहब। तो ये डीजी खान के बहुत ही लायक क्या थे, स्कूल टीचर थे। तो पढ़ाया करते थे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसमें जो है ना केमिस्ट्री में अभी तक जो है ना वो ये कहा जाता है कि जी मैटर नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, माज़ी ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही फना किया जा सकता है। और इसी तरह जो है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में मादा पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, वो एक से दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेता। लेकिन आइंस्टाइन साहब वाहिद आदमी थे जिसने कहा था कि अगर मैटर को मास यहाँ पे कैंडेला या रोशनी की स्पीड से उसको मूव कराया जाए तो वो इसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैटर को क्या रोशनी की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मूव कराया जाए तो वो किस में तब्दील हो जाता है जी, एनर्जी में। या फिर अगर एनर्जी को क्या है हम रोशनी की स्पीड के साथ जोड़ दें, इकट्ठा कर दें, तो वो मैटर बन जाती है। बहरहाल ये थ्योरी थी जो उसने दी थी और उसका नाम तारीख में अभी तक मशहूर है। तो जितने भी थे जो इंतहाई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ गुजरी हैं, जो अहम शख्सियात, तो अक्सर क्या थे वो निचले तबके के लोग थे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी इल्मी उरूज की वजह से आगे आए। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो बच्चों, आप अगर मेहनत करेंगे तो कभी भी नाकामी का मुँह नहीं देखेंगे। शर्त यही है कि मेहनत शर्त अव्वल है। तो आज मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया है। तो उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि नए टॉपिक आगे लेकर आएँ और एक सीरीज़ चलाएंगे। हम कोशिश करेंगे, ये तो अभी इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से हमें एक लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ा। तो बहरहाल आइंदा हम कोशिश करेंगे कि अगर फिर भी बाद बच्चों को ज़रूरत हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +92 343। ये है जी व्हाट्सएप नंबर, या फिर ईमेल है जी हमारी। gmail.com। आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो, जिस तरह इस बच्चे ने पूछा है, तो हम कोशिश करेंगे हद्दुल विसा जितनी हमसे हो सकता है कि हम आपका वो मसला लेक्चर की सूरत में हल करके यूट्यूब पे अपलोड कर दें। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर भी कीजिए और इसके साथ साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बने बेल आइकन पे भी निशान पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली जो भी वीडियो जो हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके साथ आपकी तरफ वक्तन पहुँच जाए, यानी बर वक्त पहुँच जाए। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।